नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे काव्य गुण। देखिए, व्याकरण की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि काव्य गुण का अर्थ क्या है, यानी काव्य गुण किसे कहते हैं। जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि दोषों का अभाव, यानी काव्य में या कविता में दोष ना हो, दोषों का अभाव हो, या उसमें आकर्षित करने वाले तत्व हों, या वो शोभा बढ़ाने वाले हों। जो शोभा बढ़ाने वाले हैं या जो आकर्षित करने वाले तत्व हैं काव्य में, या जो दोषों की कमी है, वो क्या है, काव्य के गुण हैं। ऐसा विद्वान मानते हैं जो इसको परिभाषित करते हैं। काव्य गुण के बारे में अगर विस्तार से जानने का प्रयास हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसकी विवेचना किसने की थी। वो की थी भरत मुनि ने, जो कि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। भरत मुनि ने काव्य गुण की सर्वप्रथम जो विवेचना की वो किसने की, भरत मुनि ने। इसके बाद लेकिन काव्य में इसके प्रतिष्ठापक कौन माने गए हैं, वो हैं आचार्य वामन। ये हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले विवेचना या विवेचन किसने किया काव्य गुण का, वो किया भरत मुनि ने अपने जो इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र में। और काव्य गुण के जो प्रतिष्ठापक आचार्य माने गए हैं, काव्य में इसको प्रतिष्ठित करने वाले, वो हैं आचार्य वामन। इसके बाद आइए थोड़ा सा इसकी परिभाषा के बारे में भी जानते हैं। देखिए, काव्य गुण की परिभाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले भरत मुनि की परिभाषा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले विवेचना किसने की है, भरत मुनि ने की है। ये क्या कहते हैं, अतः एव विप्रस्या गुण है काव्येषु कीर्तित है, यानी दोषों का विपर्य गुण है तथा यह काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। विपर्य का मतलब क्या होता है, अभाव, अभाव यानी दोषों का अभाव। काव्य में दोषों की कमी ही गुण है और यह काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि जो काव्य अभाव रहित होगा, जिसमें कमियां नहीं होंगी, और गुण तो अपने आप वो गुणी होगा या गुण होंगे उसमें, और ऐसा गुणवान काव्य क्या होगा, कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, यश या कीर्ति उससे बढ़ती है। तो ये मानते हैं कि वो काव्य जिसमें दोषों की कमी है, वो और वो काव्य की कीर्ति को बढ़ाने वाले वो जो तत्व होते हैं, वो क्या है, गुण है। और यही कौन से तत्व, जो दोषों का अभाव है, वो गुण है। तो ये वो गुण क्या होते हैं, जो काव्य की कीर्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके बाद मम्मट ये क्या मानते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इनकी संस्कृत की परिभाषा नहीं लिखी, लेकिन हिंदी में आपको पता होना चाहिए, तो मैंने केवल हिंदी की परिभाषा यहाँ पर ली है। ये क्या कहते हैं कि रस के अनिवार्य अंग जो उसका उत्कर्ष करने वाले हैं, जैसे शौर्य आदि आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, गुण कहलाते हैं। यानी कहने का भाव क्या है कि रस, रस यानी जब हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं और उससे जो हमें आनंद मिलता है, उसके अनिवार्य अंग जो उसका उत्कर्ष करने वाले हैं, यानी रस से जुड़े हुए जो उसके भाग हैं, उसके अंग हैं, और जो उस रस को उच्च करते हैं, उत्कर्ष करते हैं, बढ़ाते हैं, वो क्या है, गुण है। जैसे शौर्य, यानी जब हम वीरता के भाव की बात करते हैं तो हमारी आत्मा का क्या होता है, उत्कर्ष होता है, और वो क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो हम काव्य को पढ़कर जो आनंद की अनुभूति हमें होती है, उस अनुभूति को और अधिक शीर्ष तक पहुंचाना या उसका उत्कर्ष करने वाले जो तत्व हैं, वो क्या है, गुण है। तो ये भरत मुनि और मम्मट की परिभाषा है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर संस्कृत में आप ना भी करें तो हिंदी में ज़रूर करें इन परिभाषाओं को। तो आचार्य कौन है और उनकी क्या परिभाषा है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आइए अब बात करते हैं काव्य गुणों की संख्या के बारे में, कि किस आचार्य ने कितने काव्य गुण माने हैं। देखिए, सबसे पहले भरत मुनि की अगर बात करें तो क्योंकि उन्होंने सबसे पहले काव्य गुणों की विवेचना की थी और उन्होंने काव्य के 10 गुण माने हैं। यानी काव्य में कितने गुण होते हैं, 10 प्रकार के गुण होते हैं। जो दंडी है उन्होंने भी 10 गुण माने हैं। वामन ने 20 गुण स्वीकार किए हैं। ये क्या मानते हैं कि शब्द और अर्थ
दो भेद करते हुए इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। और जो भोज है इन्होंने 24 तो मूल गुण माने हैं और इसके उपभेदों सहित अगर देखें तो कुल मिलाकर 72 भेद माने हैं काव्य गुणों के। कुंतक ने 2 स्वीकार किए हैं। कौन से 2 स्वीकार किए हैं? एक तो किया है औचित्य, औचित्य, और दूसरा है सौभाग्य। ये कुंतक ने 2 भेद स्वीकार किए हैं गुणों के। उसके बाद आनंदवर्धन ने 3 गुण माने हैं, यानी गुणों की संख्या 3 किसने मानी है? आनंदवर्धन ने। और ये किस आधार पर मानी है? ये चित्त यानी हृदय की जो 3 अवस्थाएं होती है उसके आधार पर, जैसे द्युति, दीप्ति और इसके साथ साथ व्यापकता। इन तीनों को आधार बनाकर जो चित्त की या हृदय की जो अवस्था होती है उसको आधार बनाकर इन्होंने 3 प्रकार के गुण स्वीकार किए हैं। धृति अर्थात पिघलना, दीप्ति अर्थात चमकना, और व्यापकता यानी सर्वव्यापक, सर्व को स्वीकार करना या उसमें आनंद की प्राप्ति करना या काव्य में उनको सम्माहित करना। इसी आधार पर 3 इन्होंने स्वीकार किए हैं। उसके बाद अगर मम्मट की बात करें तो मम्मट ने भी आनंदवर्धन का समर्थन किया है और इन्होंने भरत मुनि ने जो 10 काव्य गुण स्वीकार किए हैं उसका खंडन किया है। तो इन्होंने किसको आधार बनाकर गुणों की संख्या 3 मानी है? आनंदवर्धन को आधार बनाकर, या आनंदवर्धन का जो मत है उसको इन्होंने स्वीकार किया है और इस आधार पर गुणों की संख्या इन्होंने 3 मानी है। उसके बाद आते हैं देव ने गुणों की संख्या 12 स्वीकार की है। 10 गुण इन्होंने भरत मुनि के लिए हैं और उसके बाद 2 गुण उन्होंने खुद के उसमें डाले हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है अनुप्रास और दूसरा इन्होंने यमक। ये वैसे तो अलंकारों के नाम हैं, लेकिन इन्होंने इन्हें काव्य गुण में जोड़ा है और इसको आधार बनाकर 10 भरत मुनि के और 2 जो स्वयं ने स्वीकार किए हैं अनुप्रास और यमक, इनको आधार बनाकर इन्होंने कुल 12 गुण स्वीकार किए हैं कि काव्य के 12 गुण होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी कितने गुण माने हैं? 3 गुण स्वीकार किए हैं। और ये किस आधार पर किए हैं? जो आनंदवर्धन ने स्वीकार किया है, यानी चित्त की 3 प्रकार की अवस्थाओं के आधार पर गुणों की संख्या 3 मानी है। अब ये 3 गुण कौन कौन से हैं इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। देखिए, स्वीकृत रूप से गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3 मानी है। हमने ये अभी जो चर्चा की है कि किस आचार्य ने कितने गुण माने हैं, उसके आधार पर सर्वसम्मति से जो स्वीकार किए गए वो आनंदवर्धन और जो मम्मट के विचार हैं उनको माना गया, और उनको आधार बनाकर जो काव्य शास्त्र के ज्ञाता हैं उन्होंने 3 ही गुण माने हैं कि काव्य में 3 गुण होते हैं। अब वो 3 गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पहला है माधुर्य गुण। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? माधुर्य जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यानी मधुरता। परिभाषा क्या है? हृदय को आनंद व उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना में माधुर्य काव्य गुण होता है। देखिए, जिस भी कविता में आनंद और उल्लास का भाव हो, यानी मन को आनंदित करे, उल्लासित करे, वहां पर कौन सा गुण होगा? माधुर्य काव्य गुण होगा। अब इस माधुर्य का अर्थ अलग अलग कवियों ने स्वीकार किया है। अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने क्या माना है? भरत मुनि क्या मानते हैं? माधुर्य का क्या अर्थ है? कि जो सुनने में मधुर हो, यानी जिसको हम सुने और हमारे कानों को वो अच्छा लगे, मधुर लगे, वो क्या है? माधुर्य गुण है। लेकिन वामन क्या कहते हैं? कि जो बात कहने के तरीके में अलग भाव हो, वैचित्र्य हो, यानी उक्ति, जो बात या जो उक्ति कही जा रही है वो अपने आप में अगर अनोखी होगी तो वहां पर माधुर्य गुण होगा। मम्मट क्या कहते हैं? मम्मट ये कहते हैं कि जो मन में आह्लाद उत्पन्न करे, आनंद उत्पन्न करे, यानी आह्लादकता उत्पन्न करे, वो क्या है? माधुर्य का अर्थ क्या मानते हैं? आह्लादकता से। तो जहां पर आह्लादकता होगी वहां पर क्या होगा? माधुर्य गुण होगा। ये अलग अलग विद्वानों के विचार हैं। तो आइए माधुर्य गुण के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा है वो क्या मानते हैं कि माधुर्य गुण के लक्षण कौन कौन से होने चाहिए। ये मानते हैं कि एक तो इसमें टय वर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। टय क्योंकि कठोर
वर्ग है, इसका ट वर्ग का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे ट, ठ, ड, ढ, इन शब्दों का, इन वर्णों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये क्या कहते हैं कि संयुक्त अक्षरों का अभाव होना चाहिए, यानी जो हम अक्षरों को संयुक्त कर देते हैं उसका अभाव यहाँ पर होना चाहिए। जैसे श या त्रय, ये जो हम लिखते हैं इनका अभाव होना चाहिए, इनको शामिल नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ जो समासिकता है, समास से युक्त शब्दावली का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्टर देवेंद्र मानते हैं, लेकिन सर्वसाधारण रूप से अन्य जो विचार हैं वो क्या है कि अनुप्रास युक्त वर्णों का अधिक प्रयोग हो, महाप्राण ध्वनियों का अभाव होना चाहिए, और इसके साथ साथ रेफ युक्त वर्णों का इसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। द्वित्व वर्णों का भी अभाव होना चाहिए। द्वित्व वर्ण कैसे? जैसे कि हम कुत्ता लिखते हैं, कुत्ता, यानी जो द्वित्व वर्ण है उसका अभाव होना चाहिए, या जैसे पत्ता, तो इस प्रकार के जो वर्ण है उनका यहाँ पर अभाव होना चाहिए। उसके साथ साथ ये मानते हैं कि देखिए रेफ युक्त वर्ण, रेफ युक्त जैसे जैसे कर्म, तो ये क्या है? रेफ युक्त वर्ण है, या प्रयोग। तो ये जो वर्ण आ रहे हैं ये हमें शामिल नहीं करने हैं, किसमें? माधुर्य गुण में। ऐसी शब्दावली का हमें प्रयोग नहीं करना है। महाप्राण ध्वनियों का इसमें अभाव होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो अनुप्रास युक्त वर्ण है उनका अधिक प्रयोग होना चाहिए। ये सर्वसम्मति से स्वीकार्य है कि जिनमें ये विशेषताएं होती है वो काव्य किसके अंतर्गत आता है? वो माधुर्य गुण के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिदुति होई। तो देखिए ये कितना कोमल कांत पदावली में लिखा हुआ दोहा है, और इसमें राधा नागरी जो चतुर स्त्री राधा है उससे निवेदन करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरे जीवन के जो संकट हैं, बड़ी बाधाएं हैं, उनको दूर करो। और आप कौन है? जा तन की झाई परे, की जिसके शरीर की छाया पड़ने से ही श्याम यानी कृष्ण हरित हो जाते हैं, उनकी द्युति कैसी हो जाती है? हरी, यानी हरी भरी आनंदित हो जाती है। तो आप हे राधा, आप मेरी भी जो संसारिक बाधाएं हैं उनको दूर करो। तो यह कोमल कांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे कि ट वर्ण इसमें नहीं आया है, संयुक्त अक्षर भी इसमें नहीं है, समास युक्त शब्दावली भी इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से उदाहरण को देखकर हम ये जान सकते हैं कि माधुर्य गुण के लक्षण किस प्रकार से माधुर्य गुण को स्पष्ट करते हैं, या कैसे हमें जब काव्य रचना करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या हम जब काव्य को पढ़ते हैं तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें माधुर्य गुण है या नहीं है। इसके बाद जो दूसरा हमारा गुण है वो है ओज गुण। पहला हमने किया माधुर्य गुण और दूसरा है ओज गुण। देखिए ओज गुण का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ओज का अर्थ क्या है? तेज, आवेग या जोश, यानी जहां पर काव्य में तेज हो, यानी भाव में तेजी आए, विचारों में उग्रता, आवेश आए, गति आए, या जहां पर जोश उत्पन्न हो वहां क्या होगा? ओज गुण होगा। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष और वीरता आदि का संचार हो तो वहां पर क्या होगा? ओज काव्य गुण होता है। दंडी ने इसे बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। ये क्या मानते हैं कि समास बहुल पदों से ओज गुण उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पर समास की अधिकता होती है, और जहाँ समास की अधिकता हो वहां पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। ये दंडी मानते हैं। इसके साथ साथ देखें, वामन की भी आप कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा करने की हमें जरूरत नहीं है। वामन क्या कहते हैं कि अक्षर विन्यास का संश्लिष्ट व संयुक्ताक्षरों के प्रयोग से ओज गुण की उत्पत्ति होती है। विचार वही है, आप चाहो तो यहाँ पर वामन की परिभाषा कर सकते हो। तो वो भी क्या मानते हैं कि जहां पर अक्षर विन्यास कैसे हो? संश्लिष्ट हो और संयुक्त अक्षर हो, वहां पर क्या होगा? ओज गुण होगा। आइए अब इसके लक्षण जानते हैं। ओज गुण के जो लक्षण है ये माधुर्य गुण के बिल्कुल विपरीत हैं। देखिए कि जो हमने माधुर्य गुण किया था उसमें क्या था? ट वर्ग के जो प्रयोग है वो उसका अभाव था, लेकिन यहाँ पर क्या है? ट वर्ग की अधिकता है। उसमें क्या था?
रेफ और संयुक्त वर्णों पर निषेध था या वो प्रयोग नहीं करने थे, लेकिन ये कहते हैं कि रेफ युक्त और संयुक्त वर्णों का प्रयोग इसमें अधिकता से किया जाना चाहिए, या फिर इसमें समासिक पदों की भी अधिकता होती है और महाप्राण ध्वनियों की भी अधिकता होती है। यानी माधुर्य गुण के बिल्कुल विपरीत क्या है? ओज गुण। ओज गुण के लक्षण बिल्कुल माधुर्य गुण के विपरीत हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पंक्तियां डाली है या उदाहरण समझाने का प्रयास किया है। ये क्या कहते हैं उदाहरण में? कवि कहता है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस प्रकार की जब बातें, देखिए यहाँ पर कै वर्ग भी आ रहा है, तो ये क्या है कि इससे जो हमारे भाव हैं जोशीले हो जाएंगे। हमारे अंदर कैसा भाव उत्पन्न होगा? वीरता का या जोश का भाव उत्पन्न होगा। तो वहां पर क्या होगा? ओज गुण होगा। इसके और भी उदाहरण है जो आप कर सकते हैं, जैसे उस काले मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मनुबाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, परल्यार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। यानी इस प्रकार के विचार, जहां पर जोश वीरता का भाव आए वहां पर कौन सा गुण होगा? काव्य में ओज गुण होगा। तो ये ओज गुण के लक्षण है जो माधुर्य गुण के बिल्कुल विपरीत है। अब तीसरा गुण क्या है? प्रसाद गुण। पहला हमने किया माधुर्य गुण, दूसरा जो गुण है वो ओज गुण, और तीसरा है प्रसाद गुण। देखिए प्रसाद गुण का मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसन्नता, यानी आनंद, खुशी जहाँ मिले। परिभाषा क्या है? जिसमें स्वच्छता, सहजता, सरलता हो, अर्थात सुनते ही अर्थ बोध हो जाए। यानी जो स्वच्छ हो, सहज और सरल हो, जिसे समझने के लिए हमें बुद्धि की प्रयोग ना करना पड़े, बल्कि स्वाभाविक रूप से हम उस भाव को समझ जाए, वहां पर क्या होता है? प्रसाद गुण होता है। शब्द का ऐसा प्रयोग जिसे सुनते ही सब समझ में आ जाए, प्रसाद गुण कहलाता है। साधारण सी परिभाषा है कि शब्द का ऐसा प्रयोग करना जिसको हम जब सुनते ही हमें बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाए, उस काव्य में क्या होगा? प्रसाद गुण होगा। देखिए यहाँ पर पंक्तियां डाली है मैंने। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। तो बहुत ही सुंदर प्रकृति का चित्रण किया है। इसको अलग से समझने के लिए या इसके प्रतीक ढूंढने के लिए या इसके अर्थ ढूंढने की हमें इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार एक और उदाहरण करते हैं। जैसे हैं सुखी माँ बाप जिसकी चिर सुखी संतान हो, चाहते हैं सब यही सुत का अधिक यश मान हो। कि जिसके बच्चे सुखी हैं वो माँ बाप हमेशा सुखी रहते हैं, और वो क्या चाहते हैं? वो हमेशा अपनी संतान या अपने पुत्र का यश और मान चाहते हैं। इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। हम समझते हैं और हमारे मन में प्रसन्नता के भाव आते हैं, क्योंकि प्रत्येक माता पिता के मन के यही भाव हैं। तो इससे हमें पढ़ते हैं, सुनते हैं या जब लिखते हैं तो हमारे मन में कैसे भाव आते हैं? प्रसन्नता के। और इसको समझने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ते, बल्कि सहज और सरल भाव से हमें इसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो वहां पर कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने काव्य गुण के बारे में विस्तार से जाना। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले काव्य गुण क्या है ये पता हो आपको। दूसरा, इसको परिभाषित करने वाले जो आचार्य हैं उनकी परिभाषा आप जरूर करें। जैसे भरत मुनि है, मम्मट है। उसके बाद गुण कितने हैं, और उसके बाद कौन कौन से गुण सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए हैं। 3 गुणों के बारे में हमने जाना। जो सबसे पहले जाना माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण और तीसरा है प्रसाद गुण। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो। अगर ऐसा है तो अपना कमेंट ज़रूर करें, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।